गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। टीजीटी की तैयारी करने वाले सभी साथियों को विकास मिश्रा का नमस्कार। साथियों, ये अग्रवाल टीजीटी सीरीज का पहला सेट आप लोगों के सामने मैं हल करने का प्रयास कर रहा हूं और तैयारी करने का प्रयास कर रहा हूं। पहले देखेंगे तो प्रैक्टिस सेट 1 है, जैसा कि आप देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 to 5 में रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। Ever since childhood, I have wanted of mere curiosity to ask a king or a queen a couple of questions. Go ahead, I'm just as curious to know what they are, particularly from a woman. How does it feel to be what you are? It feels fine here in Greece because it is creative work, unlike is most countries. Do you feel superior because of your royal blood? No, nor a bit. How did you feel in your childhood when you found out you were a princess? Troubled, I used to debate with myself. What rights have you got to be on top without being thought the struggle? Unfortunately, Plato's literature solved my problem. He has mentioned that each class of society has its own functions, and accordingly, leaders, in order to perform their hats to be trained for it from blood. I quietened myself. I quietened my uneasiness by using the strategy of Plato's leaders. अब इसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट क्वेश्चन आस्क्ड द एबव कन्वर्सेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू विच कैटेगरी। तो साथियों, सबसे पहले आपको इसमें कैटेगरी बतानी है कि किस तरीके की जो इसमें जो बात की जा रही है, तो आपको बताना है कि क्या ये किस क्लासिफाई में, क्या ये क्लासिक काजुअल है, क्रिटिकल है, प्रोबिंग है या पॉलिटिकल है। तो इसमें क्या है कि इसकी कैटेगरी जो है वो काजुअल है। इसकी कैटेगरी जो है वो काजुअल है, तो काजुअल पे हम लोग आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट हेल्प द पर्सन रिसॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। किस चीज ने उस व्यक्ति को उसके अंतर्द्वंद को समाप्त करने के लिए, क्या कह सकते हैं कि किस चीज ने, व्हाट हेल्प द पर्सन रिसॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। तो इसका हो जाएगा डी, फिलॉसफी दैट लीडर्स आर बॉर्न टू रूल, ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देते हैं, द एबव कन्वर्सेशंस टू हैव टेकन प्लेस बिटवीन। तो किसके किसके बीच में, जैसा कि पैसेज आपने पढ़ा होगा, आप इसको थोड़ा स्लो मोशन में करके दो तीन बार देख लें। तो थर्ड का जो हो जाएगा बी, मीन्स द क्वीन ऑफ ग्रीस एंड वुमेन इंटरव्यूअर, ये इसका सही है। उसके बाद में फिर चौथा क्वेश्चन है, व्हाट मेड वन ऑफ द पर्सन इन द कन्वेंशन फील अनईजी। तो किस चीज ने उसको बेचैन किया है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ का ए। इसमें जो है आपका आंसर फोर्थ वाले में हो जाएगा हेरिडिटी पोजीशन। ठीक है साथियों, अब चलते हैं अगले पे। सेकंड में कहा जा रहा है कि क्वेश्चन 5 to 10 में, 6 to 10 में, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। द स्टूडेंट्स आर डेकोरेटिंग द स्टेज फॉर द एनुअल डे सेलिब्रेशन। तो साथियों, सबसे पहले किसी भी अगर आपको सेंटेंस को आपको इनडायरेक्ट में बदलना है, तो सबसे पहले उसका टेंस देखना चाहिए आपको। मेरा अपना मानना है, सबसे पहले आपको टेंस देखना चाहिए उसका। तो आपको देखना क्या है कि ये किस टेंस में है। तो थोड़ा सा देखते हैं किस टेंस में है ये।
तो इसमें देखेंगे दिया है आर डेकोरेटिंग। तो आर डेकोरेटिंग ये दर्शाता है कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है का वाक्य है। तो सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे कि दे हैड बीन, तो ये नहीं हो सकता है, हैड दिया है, दूसरा है। दूसरा देखेंगे अब जहां पे उत्तर मिल जाएगा द स्टेज इज बीइंग। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्यों में क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके उसके बाद में क्या होता है इज एम आर प्लस बीइंग लगाते हैं। इज एम आर प्लस बीइंग प्लस एम वी थर्ड का यूज करते हैं। साथियों ये करते हैं तो ये इज एम आर प्लस उसके बाद में एम वी थर्ड का यूज करते हैं। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि द स्टेज इज बीइंग डेकोरेटेड। बी वाला ऑप्शन आपका सही है। बी वाला ऑप्शन सही है। आगे देखेंगे छठे में, और हो गया छठे में। तो उसके बाद में सातवें में है, थोड़ा सा पेन मोटा है, इसको पहिन करते हैं। अब देखते हैं, अब थोड़ा सा देखते हैं कितना, अब हाँ ठीक है, लगभग काम चला हुआ है। अगला देखेंगे, दिस एक्सपेक्टेड न्यूज सरप्राइज मी ए ग्रेट डील। तो अब देखेंगे क्या पहला है। पहले में तो देखेंगे सातवें का जो है, यहाँ पे पहले देखेंगे पास्ट इंडिफिनिट का है। तो आई वाज मी है, तो मी को हम पहले सब्जेक्टिव में बोलेंगे तो आई हो जाएगा। तो आई वाज सरप्राइज ए ग्रेट डील बाय दिस एक्सपेक्टेड न्यूज। तो सभी को देखने के बाद में देखिए ये वाला है, इसमें आज सरप्राइज ए ग्रेट डील, ये है वाला तो हो ही नहीं सकता है, ये परफेक्ट में हो गया, ये हैड पास्ट में हो गया, ये दोनों तो आप छोड़ दीजिएगा। अब बचे आपके पास दो ऑप्शन, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो आई वॉज सरप्राइज ए ग्रेट डील बाय दिस न्यूज और आई एम सरप्राइज। अब तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये वाला आपका प्रेजेंट में इंडिफिनिट में है और ये आपका वाक्य काहे में था, पास्ट इंडिफिनिट में था। तो अब आपका आंसर बी भी नहीं है, तो कुल मिला के आपका आंसर ए सही हुआ जा करके। ठीक है, अब अगला देखते हैं, आठवां क्या है, समवन समवन saw him picking up a gun। तो पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य है, तो ही वाज सीन। आपका जो इसमें हिम है, तो सबसे पहले इसको ऑब्जेक्ट ही वाज देखेंगे। तो इसमें आपका ये पैसिव वॉइस बना रहा है, तो ही वाज सीन पिकअप ए गन बाई समवन। समवन वैसे नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है, तो इसके बाद उनके हिसाब से यही आपका आंसर सही है। पूरे ऑप्शन पे नहीं जाएंगे क्योंकि समय भी थोड़ा बचाना है। उसके बाद में है, ए लॉयन डज नॉट ईट ग्रास हाउ एवर हंग्री ही मे बी। तो ग्रास इज नॉट ईटन बाई ए लॉयन हाउ एवर हंग्री ही मे बी। यही आपका आंसर सही हो रहा है, तो आगे हमें बढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में देखते हैं नवे के बाद में दसवां क्या है। दसवां है, कहा जा रहा है कि लेट मी डू इस। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है और जिनमें शुरुआत लेट से होती है, तो उनका हम पैसिव वॉइस भी लेट से बनाते हैं। तो लेट और उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें तो लेट, इसके बाद भी इसमें एक ऑब्जेक्ट ये भी है। तो लेट दिस बी डन बाई मी। तो आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा, 10 का सी हो जाएगा। साथियों लेट वाले वाक्यों में क्या होता है कि जो उनको जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पहले प्राथमिकता देते हैं। तो लेट दिस बी डन बाय यू। उम्मीद करता हूं कि क्लियर बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं क्वेश्चन 11 से 15 तक। तो इसमें क्या करना है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में आपको इसको करना है। तो द स्टूडेंट सेड वी वांट टू लर्न ए फॉरेन लैंग्वेज। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि आपका रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है। तो रिपोर्टेड स्पीच आपका अभी वांट है, तो इसमें पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए सेट का सेट ही देख, सेट का सेट ही रहेगा। दे सेट का, इसको हम किनारे कर देते हैं, दे सेट का सेट ही रहेगा। सॉरी, द स्टूडेंट सेट, कामा को हम काय में बदलेंगे, कामा को हम द स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे इतना दिया है द स्टूडेंट सेड दैट।
दैट के बाद में दे, वी को क्या बदल देंगे, दे में बदल देंगे। वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड टू लर्न ए फॉरेन लैंग्वेज। यानी इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन सही हो गया। फिर उसके बाद में द डॉक्टर सेड टू मी, द डॉक्टर सेड टू मी डू नॉट स्विम इन कोल्ड वाटर। तो डॉक्टर क्या हो जाएगा, द डॉक्टर एडवाइज मी, डू नॉट को कहाँ बदलते हैं, नॉट टू में, नॉट टू स्विम इन कोल्ड वाटर। सी ऑप्शन आपका सही हो रहा है। उसके बाद में 13वां देखते हैं। 13वां है, कहा जा रहा है सी सेड टू हर ब्रदर डू नॉट बाई मैंगोज। तो क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड हर ब्रदर, फिर इंपरेटिव सेंटेंस है डू नॉट को नॉट टू में, नॉट टू बाई मैंगोज। अब इसके बाद में 14वां वाला है, फरहान आस्क्ड गीता कुड यू लैंड मी 100 रुपीज टिल टुमारो। पहला देखते हैं विकल्प क्या है, फरहान आस्क्ड गीता वेदर सी कुड लैंड हिम 100 रुपीज अंटिल टुमारो। तो इसी को पहले देखते हैं, इसी को टेस्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ तक तो सही है, फरहान आस्क्ड गीता इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद में कामा की जगह पे हम इफ या वेदर प्रयोग करते हैं, तो वेदर प्रयोग हुआ, कोई गलती नहीं, आगे है। आई जो है इसमें देखिए यू है, यू का संबंध गीता से है, यानी थर्ड पर्सन है, तो सी हो जाएगा, सी कुड लैंड। और मी जो है आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो फरहान से संबंधित है, हिम हो जाएगा 100 रुपीज बाई। और उसके बाद में टुमारो का टुमारो ही दिया, इसलिए यहाँ पर ये गलती है। हम आगे देखेंगे दूसरा विकल्प इसका क्या होगा। दूसरा विकल्प हम देखेंगे, अगला विकल्प इसका देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, ये 14 का कहा जा रहा है, इसमें देखेंगे फरहान आस्क्ड गीता वेदर, तो इंट्रोगेटिव कामा की जगह पे हमने वेदर लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और कुछ के उसके बाद में देखेंगे ये सी भाई इस पे चर्चा कर चुके थे, ये भी हो गया था। अब गलती कहाँ पे आ रही थी, हमारे जो पिछले सेंटेंस में, वो पिछले विकल्प में था, तो फॉलोइंग ये नहीं चेंज हुआ था, तो हम इसको यहाँ पे चेंज कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। 15वें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, दिनेश आर यू गोइंग टू द पार्टी टुमारो इलिजा। अब देखिए क्या है साथियों, कि दिनेश कह किससे रहा है, बात को सुनने वाला कौन है, यानी लिसनर कौन है, वो इलिजा। तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, दिनेश आस्क्ड इलिजा वेदर यू है, तो आर यू इसको चेंज करेंगे, तो दिनेश आस्क्ड इलिजा वेदर सी वाज गोइंग टू पार्टी द नेक्स्ट डे। टुमारो का नेक्स्ट डे हो जाएगा, ये यहाँ पर दिया है, तो इस हिसाब से आपका 15 का सी सही हो जाएगा। 15 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला देखते हैं, 16वां है, द फॉलोइंग सेंटेंसेज प्रूव द बोल्ड पार्ट इफ नीडेड, इम्प्रूव द। तो इसमें गलती कहां पे है, देखेंगे, कहा जा रहा है इफ यू विल डिसओबे हिज ऑर्डर्स ही विल पनिश यू। तो इसमें जो एक वर्ड आया डिसओबे, विल डिसओबे, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है साथियों। जब दूसरा वाला इसमें क्लाज है, जो आपका ये शर्त वाला वाक्य वाला जो वाक्य ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है, जब दूसरा वाला वाक्य फ्यूचर इंडिफिनिट में दिया होता है। तो इसमें क्या है कि विल ओबे की जगह पे क्या होगा, यू दिया है, तो ये हो जाएगा। तो 16वां का इसमें इस तरीके से क्या हो जाएगा, सी वाला होगा, डिसओबे, ये डिसओबे हो जाएगा, क्योंकि इफ वाला क्लास जो है आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट में होना चाहिए। अगला देखेंगे, इट वाज ही नॉट मी हु पुट फोर्थ। तो साथियों आप लोग जानते होंगे कि अब जब आपका सेंटेंस की शुरुआत इट से होती है, तो वहां पे क्या होता है, नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट का यूज हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि पहला वाला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये इसलिए नहीं गलत होगा क्योंकि इस यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क में गड़बड़ी है, तो आपका पहला आंसर सही है। उसके बाद में 18वें में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्वेल। तो ये तो बड़ा सिंपल है, ड्वेल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, यानी पास्ट फॉर्म माने सेकंड फॉर्म ड्वेल, तो ड्वेल्थ होती है, और ड्वेल्थ होता है, नहीं ये क्या बात है, गड़बड़ी हुई है ड्वेल।
12th हो गया। और 19 वाला देखेंगे। 19 वाले में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो पास्ट पार्टिसिपल क्या है? रिप की ये वर्ड आया है, रिप ये रिप आया है, तो रिप की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? पास्ट पार्टिसिपल माने रिप्ट हो जाएगा। यानी इस तरीके से 19वें का आपका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। फिर है 20वां, आइडेंटिफाई द दरवाजा बंद कर लो। आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू ईट इट। अब इसके दूसरे आगे के विकल्प हम पहले देखेंगे। एक पहला है प्रेजेंट का, ही सेड ही वाज गोइंग टू ईट इट। तो ये है हम्म ही सेड ही वाज गोइंग टू ईट इट। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, 20वां सेंटेंस जो है पास्ट कंटिन्यूस है, इसकी संरचना हो जाएगी। देखिए सेड के हिसाब से तो एक इसमें थोड़ा भाई मैं संतुष्ट नहीं हूं इससे। ही सेड दैट ही वाज गोइंग, हालांकि जो उत्तर इसमें दिया गया है इसमें पास्ट कंटिन्यूस दिया गया। इसको साथियों एक बार जरा अपने स्तर से देखिए, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू ईट, तो पास्ट कंटिन्यूस इसका आंसर है। लेकिन मैं अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज है पास्ट में है तो यानी है तो पास्ट का ही, लेकिन इस पे थोड़ा सा देखने की जरूरत है। आप लोग भी कमेंट करके बताइए क्या ये पास्ट का इन कॉन्टिन्यूस का, अगर इतना ही वाक्य होता ही वाज गोइंग टू ईट इट तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का था, लेकिन ये पास्ट इंडिफिनिट का होना चाहिए। मेरी ओपिनियन ये है। बाकी आप लोगों की क्या है प्रतिक्रिया, जरूर उत्तर कमेंट में लिख के बताएंगे। और उसके बाद में करेक्ट स्पेलिंग 21वें में है। तो क्या है 21वें में क्या है? पुसिल एनिमस, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कायर। तो इसमें जो सही स्पेलिंग है PUSILL होगा, PUSILLANIMOUS। कुल मिला के इसमें जो है आपका आंसर जो है वो आपका इसमें हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, माने सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं 22 पे आते हैं। 22वां है चूज द करेक्ट। तो भैया इसमें पहले क्या है? मिलियनरी। तो मैं साथियों आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको जो एक्यूरेट मालूम हो तो इसमें मिलियन, ये मिलियन आपको ध्यान रखना है। वो सॉरी ये वाला नहीं है, ऊपर वाला बी वाला, बी वाला है मिलियन और AIRE। तो मिलियन याद रखेंगे, मिलियन पहले याद रखो, AIR मिलियनी, मिलियनरी, तो आपका आंसर बी सही हो जाएगा। फिर चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें तो मालूम है ग्रामर में की स्पेलिंग जो दी है, इसमें ग्रामर की स्पेलिंग GRAMMAR होती है, हेवन की स्पेलिंग HEAVEN होती है। अब इसमें क्या बचा था कि आपका हेवन हो गया, ठीक है, मैं कई बार गलत है। 24वां देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। तो कैरियर सही है, क्रिएटर भी सही है, कैरियर ये भी सही है। सेंटर की स्पेलिंग क्या होती है 24 वाले में देखेंगे। तो 24 वाले में क्या होगा आपका सी, सेंटर की सही स्पेलिंग गलत है। इसकी सही स्पेलिंग होती है CENTER, जिसका मतलब होता है मध्य बिंदु या मूल कारण। तो ये है। उसके बाद में 24 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। तो मिस स्पेल्ड देखेंगे तो कौन सा मिस स्पेल्ड है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कमेटी। तो कमेटी की स्पेलिंग क्या होती है? COMM होता है, फिर ITTE, तो यहीं पे गलत है, मिस स्पेल्ड। उसके बाद में नर्सरी की स्पेलिंग गलत सही है, NURSERC में नर्सरी होती है। मिसलीनियस क्या है? तो मिस तोड़ दिया करें, मिस सेल NA अस, वो तोड़ देंगे, ये प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं है, ये भी ध्यान रखना, मिसलेनियस है। अकुरेंस में क्या होता है? OCCURRENC, अकुरेंस हो गया, ठीक है। तो इसमें 25 में क्या हो गया आपका आंसर? जो मिस स्पेल्ट वर्ड है वो आपका हो जाएगा ए। 36वां है चार्ल्स डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश्ड इन। तो इसमें क्या है? चार्ल्स डार्विन की जो पुस्तक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, पूरा नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई नेचुरल सिलेक्शन।
तो ये आई थी आपकी 1859 में। फिर अगला देखेंगे, पीरियड बिटवीन 1700 टू 1745 इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड। तो 27 में थोड़ा सा देख लेंगे, डिटेल से देखेंगे। ऑगस्टन एज, इसको इसका ऑप्शन तो होगा सी, ऑगस्टन एज। आपका आंसर क्या है इसमें? इसको ऑगस्टन एज कहते हैं। अब देखेंगे क्या है, तो 27 का सी है। कभी कभी इसको जो है जॉर्जियन लिटरेचर भी कहते हैं। इट इज ए स्टाइल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द राइन ऑफ क्वीन एने, क्वीन जॉर्ज फर्स्ट एंड जॉर्ज सेकंड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th century and ending in the 1740s with the death of Pope and Swift। तो ये भी ध्यान रखेंगे, एक थोड़ी एडिशनल जानकारी है कि इसी के दौरान क्या होता कि पोप और डेथ की मौत हुई थी। अगला देखेंगे 28वां क्या है, हु इज द ऑथर ऑफ रॉबिन्सन क्रूज। तो इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो रॉबिन्सन क्रूज क्या है? एक नॉवेल है। रॉबिन्सन क्रूज एक नॉवेल है डेनियल डेफो के द्वारा। तो आपको पहले आपका आंसर मिल गया, डेनियल डेफो के द्वारा नॉवेल है। और मैं आपको अतिरिक्त जानकारी के लिए बता दूं, इसका पब्लिकेशन किया गया था 25 अप्रैल 1719 को। ठीक है, तो इसका ये भी थोड़ा अतिरिक्त जानकारी रखेंगे। रॉबिन्सन क्रूज जो है डेनियल डेफो की एक नॉवेल है। इसको पब्लिश किया गया था 25 अप्रैल 1719 को। और ये बहुत ही उनकी कह सकते हैं फुल नैरेटिव नॉवेल थी, मोस्ट पॉपुलर। ठीक है, मिडिल क्लास की थी। ठीक है, और अगला देखेंगे 29वां क्या है, 29-30 दोनों देखेंगे साथ में। 29 में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स डिड नॉट विन द नोबेल प्राइज। तो सब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को तो पुरस्कार मिला है, गल्सवर्दी को 1932 में मिला है, और जॉर्ज बर्नार्ड को शायद 25 में मिला है, और विलियम बटलर, हाँ कि मैं क्लियर कर देता हूँ कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को ये भी मिला है, 25 में मिला है। गार्सवर्दी को 1932 में मिला है। विलियम बटलर ईस्ट को 23 में मिला है, और जेम्स जॉयस को इनको नहीं मिला है। तो 29 पे थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को 1925 में, गार्सवर्दी 1932 में, विलियम बटलर को 1923 में मिला है। इस प्रकार हमें जो कह सकते हैं कि इसमें किसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? जेम्स जॉयस को नहीं मिला है। अगला, चूज नेम ऑफ द रोमन जनरल हु कॉन्कर्ड इंग्लिश इन 1403 BC। तो 30 का जो उत्तर है कि रोमन जनरल क्लॉडियस जो था उसने इंग्लैंड को जीता था। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी। तीसरा है मीन। अभी देखिए क्वेश्चन क्या है 31, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनासा किसको रेफर करता है? तो मॉर्निंग स्टार ऑफ रिसारा वो रिनासा जो है जॉफरी चौसर के लिए प्रयोग हुआ है। और ये भी ध्यान रखेंगे, तो मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनासा किसको कहते हैं? रेनासा का कहते हैं जॉफरी चौसर को। और रिफॉर्मेशन का किसे कहते हैं आप लोग बता सकते हैं? चलिए मैं ही बता देता हूं, वो वैक्लिफ को कहा जाता है। तो ये भी ध्यान देखेंगे, इसमें ऑप्शन में शायद वैक्लिफ था, तो विक्लिफ जो है ये जो है आपके विक्लिफ ये रिफॉर्मेशन के हैं। अगला देखेंगे 32वां क्वेश्चन का, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर इज नोन एज क्वीन ऑफ क्राइम। किस राइटर को क्वीन ऑफ राइम कहा जाता है? तो 32वां देखेंगे, तो इसमें समझ लीजिएगा डैम अगाथा मैरी। ठीक है, ये एक क्राइम नॉवलिस्ट कहलाती हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, प्ले राइटर भी हैं। तो इनको बता दूं सबसे ज्यादा अपनी जो 66 इनकी 66 डिटेक्टिव नॉवेल हैं, और 14 शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है। तो मैं आपको बताता चलूं कि इसमें जो है कि क्वीन ऑफ क्राइम किसे कहा जाता है? अगाथा क्रिस्टी को कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं तो इन्होंने 66 डिटेक्टिव नॉवेल्स लिखी हैं और 14 शॉर्ट। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 32 तक हो गया। उसके बाद में अब अगला देखते हैं 33वां क्या है।
33 देखेंगे, 33 देखेंगे कि 33 वाला देखेंगे। द पोएट हु डिस्क्राइब पोएट्री एज इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स। किसने इंस्पायर मैथमेटिक्स कहा है? ध्यान देंगे, सुनेंगे। तो इंस्पायर मैथमेटिक्स किसने कहा है? आप लोग थोड़ा सा 1 मिनट। इंस्पायर मैथमेटिक्स किसने कहा है? 36, 35। द पोएट who described poetry as inspired mathematics। जहां तक ये इजरा पाउंड की होंगी, हाँ इजरा पाउंड ही है, तो ये इजरा पाउंड पे हम आएंगे। अब 35 से 33, तो ये इजरा पाउंड ही है। अगला देखेंगे, द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अरिस्टोटल ने 6 एलिमेंट बताए हैं साथियों। अरिस्टोटल ने 6 एलिमेंट बताए हैं पोएट्री के। वो कौन कौन 6 एलिमेंट होते हैं? प्लॉट होता है, कैरेक्टर होता है, डिक्शन होता है, थॉट होता है, स्पेक्टेकल जिसको सेनिक इफेक्ट भी कहते हैं, और सॉन्ग या म्यूजिक। तो ये 6 होते हैं। तो इस तरीके से, लेकिन इसमें जो है अरिस्टोटल ने जो है प्लॉट को सोल ऑफ ट्रेजेडी माना है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा प्लॉट हो जाएगा। फिर अगला है एनाग्नेरिसिस। एनाग्नेरिसिस इज द टर्म यूज्ड बाय अरिस्टोटल फॉर डिस्क्राइबिंग। तो किस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए है? तो द मूवमेंट ऑफ, 1 मिनट, द मूवमेंट ऑफ डिस्कवरी बाई, तो द मूवमेंट when the protagonist realizes their own tragic flaw। तो द मूवमेंट ऑफ डिस्कवरी बाई द प्रोटैगनिस्ट। तो इसमें हम ऑप्शन ए पर आ जाएंगे। थोड़ी सी एडिशनल जानकारी दे दूं। एना एनाग्नेरिसिस इज आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लॉट कंस्ट्रक्शन। एनाग्नेरिसिस जो है वो प्लॉट कंस्ट्रक्शन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। और क्या है? एज इट ट्रेंड्स टू अकर ड्यूरिंग द क्लाइमेक्स ऑफ ए प्लॉट, द नॉलेज इट इम्पॉर्ट्स अलाउज द प्लॉट complexities to be resolved in a satisfactory way। ट्रेजेडी में क्या होता है कि जो एनाग्नेरिसिस एक मोमेंट होता है जब प्रोटोगनिस्ट को अपनी ट्रेजिक फ्लॉ का एहसास होता है। अगला देखेंगे 35 के बाद में 36वां क्या है? रोमांटिसिज्म वाज, इसको थोड़ा देखते हैं। रोमांटिसिज्म वाज लिबरलिज्म इन लिटरेचर हु सेड। तो ये विक्टर ह्यूगो ने कहा था। ठीक है, ये एक फ्रेंच पोएट, नॉवेलिस्ट और ड्रामेटिस्ट थे। तो इसका आंसर हो जाएगा विक्टर ह्यूगो। अकॉर्डिंग टू कॉलरिज, कॉलरिज के अनुसार क्या था? अकॉर्डिंग टू कॉलरिज, व्हाट इट इज डिसॉल्व्स, डिफ्यूजेज, डिस डिस डेसिपरेट्स इन ऑर्डर टू रिक्रिएट एंड टू यूनिफाई। तो इसमें क्या हो जाएगा? सेकेंडरी इमेजिनेशन। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी इमेजिनेशन हो जाएगा। तो
सेकेंडरी इमेजिनेशन हो जाएगा। तो दो तरीके की इमेजिनेशन बताई हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन। उसके बाद में आगे देखते हैं, 38 में है, डॉक्टर जॉनसन्स डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 38 वाले का आंसर हो जाएगा सी, 1755। अगला है, द टर्म कैंपस नॉवेल इज एसोसिएटेड विद। कैंपस नॉवेल किससे जुड़ी हुई है? तो देखेंगे कैंपस नॉवेल किससे जुड़ी हुई है। 39, किंसले एमिस। तो इसमें हो जाएगा किंसले एमिस, आपका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद में 40वां है कि 40 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज ए शॉर्ट पोएम विद राइमिंग लाइन्स रिटन ऑन ए टॉम स्टोन इन प्रेज ऑफ ए डिक्रीज पर्सन। किसी मृत व्यक्ति के कब्र पर लिखी हुई कविता क्या होती है? तो ये सब आप लोग जानते हैं, इपिटॉफ है। उसके बाद में 41वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग is a poetry form in which poem is written in 8-line octaves. Each line consists of either 10 or 11 syllables and following the rhyme scheme of AB 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 CC। तो इसमें पहला ही आपका आंसर सही है, इसलिए आगे कुछ और देखना नहीं है। तो 41 में क्या हो जाएगा, राइमिंग इसकी ओटावा राइमा है। तो आइम्बिक लाइन, इसमें 8 आइम्बिक लाइन होती हैं, ये कंसिस्ट ऑफ 8 आइम्बिक लाइन्स होती हैं। 41 हो गया। उसके बाद में अगला देखेंगे, 41 के बाद में 42वां देखते हैं। कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शॉर्ट फिक्सियस स्टोरी that is presented to teach a religious principle, simple truth and moral lesson। तो moral lesson की बात कौन करता है? पेबल करती है, प्रोज नहीं करता है, टेक्स्टटेल भी नहीं करता है, सीधे भी नहीं करता है। अगला देखेंगे 44 वाला क्या है, ए पोएम विच इपिक कन्वेंशंस आर सबवर्टेड इज। एक पोएम जिसमें इपिक कन्वर्सेशंस सबवर्टेड होती हैं। तो क्या होता है, इसका हो जाएगा मोक हीरोइक इपिक। इस पे हम मोक हीरोइक इपिक पे आ जाएंगे, ये वाला। उसके बाद 44वां क्या है देखेंगे, 44वां का, व्हाट इज मीन्ड बाय कैथारसिस। ये तो आपको पता ही रहना चाहिए, अरिस्टोटल की थ्योरी है, परगेशन ऑफ इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर। उसके बाद में 45 वाला देखेंगे, हु इज फादर ऑफ टर्म ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव। तो ये तो जानते हैं कि टीएस इलियट ने इसको डिटेल में पढ़ाया है हेमलेट नामक ऐसे में। फिर हु इज क्लोसेट ड्रामा। क्लोसेट ड्रामा क्या होता है? क्लोसेट ड्रामा वो होता है जो केवल रीड पढ़ने के लिए होता है, यानी ड्रामा, क्लोसेट ड्रामा मीन्स ड्रामा टू, क्लोसेट ड्रामा मीन्स ड्रामा टू बी रीड, ड्रामा टू बी रीड। अगला देखें 46 के बाद में 47 देखेंगे, द 7-line स्टेंजा यूज बाई मेडिवल पोएट्स इज नोन। अभी बेटा पढ़ लें, उसके बाद दे देंगे, ठीक है। तो 47 में क्या क्या हो जाएगा कि द 7-line स्टेंजा यूज बाई मेडिवल पोएट्स इज नोन। तो इसको क्या कहेंगे, ये हो जाएगा आपका रॉयम रॉयल। इसको बता दूं, इसको रॉयम रॉयल को चाउसेरियन स्टेंजा भी कहते हैं। ये 7 आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स होता है। चाउसर ने इसको सबसे पहले कैंटरबरी टेल में यूज किया था और इसको विलियम मैरिस के द्वारा भी उपयोग किया गया है, ठीक है। और तो हम आपको बताते चले कि कैंटरबरी टेल्स में इसको यूज किया गया है। विलियम मॉरिस ने इसको जो है पैराडाइज, अर्थली पैराडाइज में यूज किया है, और विलियम शेक्सपियर ने इसको लैप ऑफ लेकर में भी यूज किया है। ये अतिरिक्त जानकारी थी।
उसके बाद में अगला है इल्जीज एंड सोनेट और पार्ट्स ऑफ। तो इल्जी और सोनेट किसके पार्ट हैं? ऐसे के तो हो ही नहीं सकते, फिक्शन के भी नहीं हो सकते, बायोग्राफी के नहीं हो सकते, तो आपका आंसर हो गया ये पोएम्स हो गया। उसके बाद में 49 क्वेश्चन का द फिक्शन इन फिक्शन द ऑथर्स ओवरऑल मेन आइडिया और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? प्लॉट कहलाता है, कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है, सेटिंग कहलाता है, या डी कहलाता है? तो 49 में क्या हो जाएगा? आपका थीम हो जाएगा। 49 में आपका थीम हो जाएगा। अब जरा थीम समझ लीजिए क्या होती है। तो थीम क्या है? थीम इज द सेंट्रल आइडिया और आइडियाज एक्सप्लोर्ड इन द स्टोरी। A literary theme might be the subject matter or present itself as a message within the larger story. प्लॉट क्या होता है? प्लॉट के बारे में द sequence of event, प्लॉट क्या है? द sequence of event which forms the story of a novel, plot और फिल्म। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? ए क्लैश और डिसएग्रीमेंट बिटवीन अपोजिट ग्रुप्स हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। तो ये इंटरनल एक्सटर्नल दो तरीके का होता है। सेटिंग क्या होती है? ए बैलेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड सिनेरियो अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेज होता है। अब साथियों ये 49 के बाद में हम आते हैं 50 पर। 49 के बाद में 50 पर। 50 में क्या है? हु इन्वेंटेड एंड पॉपुलराइज द फ्रेज पोएटिक जस्टिस। तो पोएटिक जस्टिस में क्या हो जाएगा? मालूम है, राइमर है, टॉमस राइमर। ये टॉमस राइमर आपका आंसर हो जाएगा इसमें। और हाँ, अब किसमें उन्होंने इसको उपयोग किया था? तो टॉमस राइमर ने पोएटिक जस्टिस जो था द ट्रेजिडीज ऑफ द लॉस्ट एज कंसिडर्ड, ये 1678 में आई थी, उसमें इसका वर्णन उन्होंने किया था। ठीक है, और क्या था इसको मैं बताता चलूं कि इस इंग्लिश ड्रामा क्रिटिक टॉमस राइमर क्वाइंड द फ्रेज पोएटिक जस्टिस इन हिज बुक। का उनकी रचना का नाम क्या था? द ट्रेजिडीज ऑफ द लॉस्ट एज कंसिडर्ड। ध्यान रखना, जो बुक थी द ट्रेजिडीज ऑफ द लॉस्ट एज कंसिडर्ड 1678 में आई थी। टू डिस्क्राइब हाउ ए वर्क शुड इंस्पायर प्रॉपर मोरल, कि एक वर्क किस तरीके से प्रॉपर मोरल जो है क्रिएट कर सकता है। प्रॉपर बिहेवियर शुड डिस्क्राइब प्रॉपर मोरल बिहेवियर इन इट्स ऑडियंस बाय इलस्ट्रेटिंग द ट्रम्प ऑफ गुड ओवर इविल। माने क्या है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के द्वारा वो दर्शाना चाहते थे। पोएटिक जस्टिस को वर्क था द ट्रेजडी ऑफ द लॉस्ट एज कंसिडर्ड। साल याद रखना 1678। उसके बाद में 51वां वाला क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट इज सोलिलकी क्या है? सोलिलकी की स्पेलिंग भी कभी कभी पूछी जाती है। तो SOLILOQUY, सोलो, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। सोलो मीन्स सिंगल, लौकिक मीन्स होता है बोलना। तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा ए। अब उसके बाद में अगला देखते हैं 52 क्या है? 52 है माइथ कम्स ग्रीक माइथोज सिग्निफाइंग। तो इसमें क्या हो जाएगा? सिंपल सा है आपका, हो जाएगा स्टोरी, प्लॉट टू आर इन्वेंटेड। अगला है द रेगुलर ओड इज क्लोज इमिटेशन ऑफ। तो इसमें क्या हो जाएगा? पिंडार हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसमें पिंडार हो जाएगा। अब पिंडार कौन थे? पिंडार एक फेमस ग्रीक पोएट थे, 6वीं शताब्दी के। ठीक है, BC ईसा पूर्व। 53 वाला देखेंगे। नोवेला इज ए वर्ड फ्रॉम, नोवेला किस भाषा से लिया गया है? तो नोवेला जो है इटालियन टर्म से लिया गया है। इसका मतलब होता है नोवेला जो है कहाँ से आया है? इटली से आया है। इटली से आया है, इसका मतलब होता है न्यू स्टोरी। ठीक है, बेसिकली जो कहा जाए तो एक शॉर्ट टेल होती है प्रोज में। ठीक है, तो नोवेला कहाँ से आया? इटली से आया। इसका मतलब क्या होता है? एक न्यू स्टोरी होती है, शॉर्ट स्टोरी होती है। इसके बाद में अगला देखेंगे लेट अस गो। देखेंगे ये कहाँ से है? लेट अस गो देन यू एंड आई
when the evening is spread out against the sky like a peasant etherized upon a table. The above lines have been written. द लव सॉन्ग ऑफ जे फ्रॉक शायद उसी से ली गई हैं, ध्यान नहीं इस समय आ रहा, लेकिन इसमें क्या है, ये फ्री वर्स है। अभी देखते हैं थोड़ा सा, ये 55वां है। तो हाँ, तो साथियों अभी देखते हैं, इस पे कंफर्म ही कर लेते हैं। हाँ, द एबव लाइन्स आर रिटन बाय टी.एस. इलियट। ये उपयुक्त लाइनें जो है टी.एस. इलियट के द्वारा लिखी गई। और वर्क कौन है, पोएम कौन है, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। इसमें वृद्धावस्था को ग्लोरीफाई किया गया है, तो ये फ्री वर्स में है। चलिए खैर क्लियर हो गया। उसके बाद में 55 के बाद में 56 देखते हैं क्या होता है। 56 में गीतांजलि इंग्लिश वाज पब्लिश्ड। तो गीतांजलि किसका वर्क है, आपको तो पता ही है। गीतांजलि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का कलेक्शन है, ठीक है। और ये ओरिजिनली जो है, मैं थोड़ी जानकारी देता चलूं कि ओरिजिनली जो है गीतांजलि 1910 में बंगाली भाषा में छपी हुई थी, पब्लिश की हुई थी। और 1912 में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। तो गीतांजलि जो थी मूल रूप से आपकी बंगला में 1910 में आई, 1912 में इंग्लिश में आई। और सबसे खास बात क्या थी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने खुद इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, और इसके लिए उनको 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है साथियों, इतना तो क्लियर हो गया होगा कि गीतांजलि से रिलेटेड जो 2-3 पॉइंट थे, फैक्ट थे, मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्लूटिजर प्राइज इज अवार्डेड बाय। तो प्लूटिजर प्राइज क्या है, इसके मतलब समझ लीजिएगा। तो इसको पहले ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के द्वारा दिया जाता है। अब थोड़ा प्लूटिजर प्राइज के बारे में आते हैं। द प्लूटिजर प्राइज इज अवार्डेड बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तो ये प्लूटिजर प्राइज जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। किसकी मेमोरी में, इन मेमोरी ऑफ जोसेफ प्लूटिजर। जोसेफ प्लूटिजर की मेमोरी में दिया जाता है। द पब्लिशर, अब ये जोसेफ प्लूटिजर कौन थे, द पब्लिशर ऑफ न्यूयॉर्क वर्ल्ड, एक पत्रिका है न्यूयॉर्क वर्ल्ड, उसके पब्लिशर थे। और ये कब से दिया जा रहा है, 1917 से दिया जा रहा है अमेरिका में, फॉर जर्नलिज्म एंड लिटरेचर। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं द प्लूटिजर प्राइज इज अवार्डेड बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन द मेमोरी ऑफ जोसेफ प्लूटिजर, द पब्लिशर ऑफ न्यूयॉर्क वर्ल्ड। और ये 1917 से दिया जा रहा है। अमेरिका में दिया जाता है जर्नलिज्म और लिटरेचर के लिए। अब अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 58। हीरोइक स्ट्रेंजा वाज ए फॉर्म स्पेशली मेनली स्पेसिफिक टू। हीरोइक स्ट्रेंजा तो देखेंगे क्या था, मेनली कौन सी स्पेसिफिक फॉर्म थी। तो 58 वाला देखेंगे। 58 का हो जाएगा, हीरोइक स्ट्रेंजा किस दौरान लिखा जाता था। तो ये रिस्टोरेशन पीरियड हो जाएगा भैया 58 का। अब देखेंगे, इसमें थोड़ा डिटेल से देखते हैं। तो वह ट्रेजिडी जो लेटर हाफ ऑफ 17th सेंचुरी में, उसको हीरोइक ट्रेजिडी कहते थे। ठीक है, लेटर हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी इज फ्रॉम, कह सकते हैं कि 1660 से लगा के 17 तक जो है, इसको रिस्टोरेशन पीरियड कहते हैं। तो रिस्टोरेशन पीरियड कब है, 1660 से 17 तक के बीच में। और क्या है कि फर्स्ट हीरोइक ड्रामा जो है द सीज ऑफ रोड्स को कहा जाता है, वो पहला माना जाता है। तो ये रिस्टोरेशन पीरियड ही हो जाएगा भैया। उसके बाद में अगला देखते हैं 58। ये कोटेशन किसने कहा, हु कोटेड दीज लाइन्स अबाउट ट्रेजिडी। ट्रेजिडी के बारे में किसने कहा है। द प्लॉट देन इज प्रिंसिपल एंड सोल ऑफ द ट्रेजिडी एंड कैरेक्टर होल्ड्स द सेकंड प्लेस। जान गए होंगे किसने कहा है। तो इसके बारे में ये प्लेट जो अरिस्टोटल हैं,
ये अरिस्टोटल की जो थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी है उससे लिया गया है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद में शार्टर रिसॉर्ट, ए थॉट प्रोवोकिंग वर्क ऑफ, ये किसका है? तो स्टार्ट में ये शार्टर रिसॉर्ट, ये शायद कार्लाइल का, जी कार्लाइल का ही है, शार्ट का। हम्म थॉमस कार्लाइल, यानी कार्लाइल के द्वारा है। अब थोड़ा इस पे हम ये तो कार्लाइल हो जाएगा। अब थोड़ा इसमें डिटेल हो जाए। शार्टर रिसॉर्ट, कभी कभी इसका मतलब भी पूछ दिया जाता है। तो शार्टर रिसॉर्ट का मतलब क्या होता है? द टेलर रिटेलर्ड। शार्टर रिसॉर्टर्स का मतलब क्या हो जाता है? द टेलर रिटेलर्ड। ठीक है, ये नॉवेल है थॉमस कार्लाइल की, जो 1836 में आई थी। और इसको जो है सीरीज के रूप में, ये भी जानकारी है, इसको एक सीरीज के रूप में प्रस्तुत किया गया था 1833 से 1834 के रूप में फ्रेशर्स मैगजीन में। फ्रेशर्स मैगजीन थी, उसमें इसको पब्लिश किया गया था। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। अगला है वेनस वीनस एंड एडोनियस इज ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम बाई, ये किसके द्वारा है? तो सभी जानते हैं कि ये शेक्सपियर की रचना है। और इसको ये 92-93, मोस्टली इसको 93 में ही कहेंगे, ये 93 मानी जाती है। ठीक है, और ये कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि किस पर आधारित है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि शेक्सपियर की जो पोएम है वेनस एंड एडोनियस किस पर आधारित है? तो ओविड की एक रचना है मेटामॉर्फोसेज, उस पर आधारित है, मेटामॉर्फोसेज पे आधारित है। 62वां है द टोटल नंबर ऑफ पोएम इन शेक्सपियर सोनेट इज, यानी कुल मिला के पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर ने सोनेट कितने लिखे हैं। तो बताने की जरूरत नहीं, सभी को मालूम, 154 154 सोनेट लिखे हैं शेक्सपियर ने। वहां 60, उसके बाद में 63 देखेंगे। अब कहा जा रहा है विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ था? तो भैया ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। 63वां, विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ था? 7 अप्रैल, 7 अप्रैल 1770 को हुआ था। ठीक है, अब कहाँ हुआ था ये भी आपको बताते चलें। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म जो है 7 अप्रैल 1770 को कोकरमाउथ कुंबरलैंड में हुआ था। ध्यान रखना, 7 अप्रैल 1770 और कोकरमाउथ कम्बरलैंड। ठीक है, मृत्यु कब हुई थी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, 1850। इनकी जीवन 80 साल की जिंदगी रही। अगला देखेंगे। अगला, हु बिकेम नोन एज लैकलैंड पोएट, या लैकर किसको कहा जाता है? तो ये तो मालूम है, वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है। और इनके साथ साथ में किनको लैक पोएट्स कहा जाता है, वो कमेंट में लिख के आप लोग बताइएगा। फिर अगला है 65 में, कंप्लीट द सेंटेंस। कॉमस, कॉमस क्या है? मास्क है, पेस्ट्रोलॉजी है, पोएटिक लाइन है, फोर्स है। तो आपको तो पता ही होगा क्या ये मास्क है, किसके द्वारा लिखी गई है? मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो 65वां ये क्या है? कॉमस क्या है? एक मास्क है। अब ये आपको बता दें, रिटन बाई जॉन मिल्टन के द्वारा। ठीक है, और इसको सितंबर 29 सितंबर 1664 को 34 को बेन इगर्टन के सामने प्रस्तुत किया गया था। अर्ल ऑफ जॉन इगर्टन कौन थे? अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर, लुडलो में, कैसल में, इन श्रॉपशायर। और इसको 1637 में पब्लिश भी किया गया था, बगैर किसी नाम के, एनोनाइमसली पब्लिश किया गया था 1637 में। मिल्टन पैराडाइज लास्ट कंसिस्ट ऑफ, मिल्टन के पैराडाइज लास्ट में कितनी किताबें हैं? तो जो मिल्टन, मैं आपको बताता हूँ, इसमें 12 बुक हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और जानकारी देखेंगे। तो मिल्टन का जो पैराडाइज लास्ट है, इसमें 12 बुक हैं। ये 1667 में पब्लिश हुआ था। तब इसमें जो थी 10 पुस्तकें थी। बाद में इसको जब रिवाइज किया गया तब इसमें 12 पुस्तकें हो गई। अगला देखेंगे, गॉल्सवर्दी का पहला प्ले कौन सा है? सिल्वर बॉक्स है। कब आया था? 1900
1906 में आया था। अगला देखेंगे, गोल्सवर्दी का नॉवेल हमने पहले जिक्र कर लिया था, 1932 में आया था। अब अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 to 75। मेक द पार्ट मार्क द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इफ देयर इज नो एरर इन इट मार्क डी। तो देखेंगे, पहला है कि गलती कहां पे है। द जज इन हिम prevailed upon the father and the sentence in his son to sentence his son to death। अब गलती आपको अभी देखनी पता लग गई होगी। तो देखिए, ये जो जज शब्द आया है, पद है, तो इसमें गलती कहां पे है, इसमें क्या हो जाएगा, द जज। पहली गलती यहीं पे मिल गई, बाकी आगे देखने की जरूरत नहीं, एक सेंटेंस में एक ही गलती होगी। दूसरा आगे देखेंगे कि जज हो गया, उसके बाद में मोहन साइज, गलती आपको पता लग गई होगी, देख फिर भी पढ़ सकते हैं। रिफ्लेक्ट अ होप फॉर बेटर फ्यूचर इन माइक्रोसॉफ्ट, नो एरर। तो भैया इसमें देख लेंगे, मोहन साइज दिया है, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस नाउन के बाद में लगना है, तो मोहन का प्लूरल मोहन्स होगा ही नहीं, तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग यहीं पर गलती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो गया। अब आगे देखते हैं 71 वाला क्या होगा। 71 में हिज कार इज मोर बिगर देन दैट ऑफ एनी ऑफ अस। तो भैया इसमें डबल कंपैरेटिव दिया है, ये गलती है। डबल कंपैरेटिव, बिगर खुद कंपैरेटिव डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में 72 वाले में देखते हैं क्या है। 72 में ही ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सफरिंग कॉज टू द। तब जब कोई भी जो होता है एडवर्ब जो होता है, कि पूरे वाक्य को प्रभावित करता है, यानी क्या होगा कि शुरुआत में आएगा, तो एडवर्ब जो है पूरे वाक्य को, यहाँ पे ये गलती है, ओनली ही होना चाहिए। ही ओनली की जगह पे क्या हो जाएगा, ओनली ही होना चाहिए। फिर 73 में क्या है, ही डिड नॉट पास द एग्जामिनेशन इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट इफोर्ट्स। तो 73 वाले में क्या होगा भैया, कोई मेरे हिसाब से तो गलती नहीं है, ही डिड नॉट पास, पास्ट इंडेफिनिट में होगा, इन स्पाइट ऑफ ये हो गया, ये इसमें आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला है 74 वाला। 74 वाले में क्या हो जाएगा, ही इज एन आर्टिस्ट नॉर ही इज ए म्यूजिशियन। तो इसमें देखिए भैया गलती, साथियों गलती क्या है, यहां पे गलती है आपके 74 में, ही इज के बजाय इज ही होना चाहिए, यानी आपके बी पार्ट में गलती है, ये हो जाना है, ही इज दिया है, ये नहीं होगा, होना चाहिए इज ही। आगे देखते हैं 75 वाले में क्या है, हैड ही रीच द एयरपोर्ट ए फ्यू मिनट्स अर्लियर ही हैड गॉट। तो जो क्या है भैया, ये कंडीशनल सेंटेंस है, देखेंगे साहब फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, ही हैड गॉट नहीं होगा। कंडीशनल सेंटेंस पड़ा होगा जब इधर वाले में पास्ट में आया, पास्ट परफेक्ट में, तो इधर में क्या हो जाएगा, इसमें वुड हैव हो जाएगा, जो यहां पे हैड गॉट की जगह पे ही हैड की जगह पे क्या हो जाएगा, इतना देखेंगे, हैड की जगह पे वुड हैव, ये वुड हैव हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे क्या अगला कहा जा रहा है, 76 से 80 के बीच में क्या कहा जा रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग गिवन वर्ड, यानी एंटोनिम देना है आपको, एंटोनिम देना है। छिहत्तर में ट्रांसिनेंस, तो पहले तो समझ लीजिए ट्रांसिनेंस वर्ड क्या, इसका मतलब क्या होता है। ट्रांसिनेंस का मतलब होता है अनियमितता होता है, अल्पकालिक होता है, क्षणभंगुर होता है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, माने जो अस्थाई ना हो, उसका मतलब इटर्निटी हो जाएगा।
क्या भाई भाई क्या हो रहा है, इटर्निटी हो गया। सैलो मीन्स छिछला होता है, स्लो मीन्स धीमे होता है, रेस्ट मीन्स आराम होता है, तो इटर्निटी हो गया। उसके बाद में डिसेंडेंट, डिसेंडेंट का होता है नीचे जाना, डिसेंडेंट मीन्स उसका क्या हो जाएगा, असेंडेंट। इंक्रीज मीन्स बढ़ना होता है, नहीं होगा। लेवल मीन्स स्तर होता, नहीं हो जाएगा। फिर अगला वाला शब्दार्थ में इंट्रीम, इंट्रीम माने अल्पकालिक, आंतरिम जिसको कहते हैं ना, कोर्ट इंट्रीम ऑर्डर देती है, तो इसका क्या हो जाएगा, इंट्रीम का क्या हो, ये एडजेक्टिव है, तो इसका हो जाएगा परमानेंट, स्थाई। ये हो गया। उसके बाद में कंट्रोवर्शियल, विवादास्पद, 79 कंट्रोवर्शियल है, विवादास्पद है, तो क्या हो जाएगा, ये एक और ये भी ध्यान रखें, कंट्रोवर्शियल क्या एक एडजेक्टिव है, तो इसका हो जाएगा अनडिस्प्यूटेड, जिसका कोई विवाद ना हो। अगला 80 क्वेश्चन 80 माल देखेंगे। इक्यासी से लगा के 85 तक क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द विच बेस्ट एक्सप्रेसेस मीनिंग गिवन वर्ड्स, यानी सिनोनिम लिखना है आपको भैया। गार्निश, 81 वाला गार्निश है, तो गार्निश का मतलब क्या होता है, गार्निश का मतलब होता है, अच्छा पहले इसे 80 वाला देख लेते हैं। 80 वाले में क्या था, नोरिश, नोरिश माने होता है पोषण करना होता है, पोषित करना होता है, ये एक वर्ब है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्टार्व हो जाएगा, ये देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे 81 वाला, सिनोनिम देना है। गार्निश, गार्निश का मतलब होता है कि डेकोरेट करना, सजाना, यानी एडॉर्न, ये हो गया आपको एडॉर्न हो जाएगा। 82 वाला क्या है, एबोंडन माने छोड़ना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में ओडियस, ओडियस का मतलब होता है घृणित, हेटफुल, 83 घृणित होता है, तो क्या हो जाएगा, हेटफुल हो जाएगा। पिटीशन अपील होती है, और अगला वाला देखेंगे प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन का मतलब होता है प्रपोजल, प्रस्ताव रखना। थोड़ा तेज चलेंगे। शोइंग रेस्पेक्ट, शोइंग रेस्पेक्ट मीन्स रेस्पेक्ट का मतलब हो जाएगा, शोइंग रेस्पेक्ट मीन्स रेस्पेक्टफुल। अगला जहां पे एक्सप्लेन करना होगा कर देंगे। रिपीटिशन ऑफ सेम और सिमिलर कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट के रिपीटेशन की बात की जा रही है, इन द बिगनिंग ऑफ साउंड इज के, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एलिट्रेशन। एसोनेंस नहीं है उसमें, तो कॉन्सोनेंट के बजाय वॉवेल साउंड होता है। एपोस्ट्रोफी संबोधन होता है, सिमली पता ही है। आगे देखते हैं, द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड, तो डिक्शनरी मीनिंग क्या हो जाता है, आगे देखेंगे 88 का। तो डिक्शनरी मीनिंग क्या हो जाएगा, तो ये तो मालूम है, कन्नोटेशन होता है। उसके बाद में आते हैं 89 से 92 तक। 89 तक माने क्या करना है कि इन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एंड इडियोमिक एक्सप्रेशन दिया है और एक प्रोवर्ब दिया है, इसको मतलब बताना है, तो देखेंगे कि ईडियम का मतलब क्या होता है। 89
व्हाट डज द इडियम प्रोस एंड कॉन्स मीन्स? पक्ष और विपक्ष का मतलब क्या होता है? तो ये हो जाएगा द आर्गूमेंट्स अप एंड अगेंस्ट, ये हो गया फॉर ए थिंग। उसके बाद में व्हाट डज द ह्यू एंड क्राई मीन्स? क्या हो जाएगा? जनरल आउटक्राई ऑफ अलार्म हो गया। पिक आउट द वर्ड, कंप्लीट द गिवन प्रोवर्ब, कौन सा है? एम्प्टी वेसल्स साउंड्स मच। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अभी, करेक्ट मीनिंग क्या? इडियम बैक्ड अप का माने होता है सपोर्ट, तो यहाँ पे पास्ट में है तो सपोर्टेड हो जाएगा। उसके बाद में आगे देखते हैं, कहा जा रहा है कि रीअरेंज द सेंटेंसेज विद द करेक्ट ऑर्डर लेवल्ड एट पी क्यू आर एस, चूज द प्रॉपर सीक्वेंस। तो इसमें क्या है कि रीऑर्डर करके लिखना है। द पोएम एंड स्टोरीज देखेंगे, द पोएम ऑफ एंड स्टोरीज क्या हो जाएगा? हैव बीन टेकन फॉर दिस बुक फ्रॉम द वैरायटी ऑफ सोर्स दैट हैव, तो क्या हो जाएगा? द पोएम एंड स्टोरीज, पोएम एंड स्टोरीज दैट हैव बीन सेलेक्टेड फॉर दिस बुक। द पोएम एंड स्टोरीज, पहले ये हो जाएगा द पोएम एंड स्टोरीज दैट हैव बीन सेलेक्टेड फॉर दिस बुक, ठीक है, हैव बीन टेकन फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ सोर्सेज। तो क्या हो जाएगा? पहले नंबर पे सबसे पहले क्या है? एस, फिर पहले यस है, फिर क्यू है, एस क्यू, फिर पी है और फिर आर है, यानी कुल मिला के आपका हो जाएगा एस क्यू पी आर, ये हो गया। उसके बाद में अगला देखेंगे, द बिलीफ, द बिलीफ क्या हो जाएगा? एक मिनट, द बिलीफ, दैट से जोड़ के, द बिलीफ दैट द मून हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर, तो यानी पी और आर दो मिल रहे हैं, यानी पहले ए, हम ए वाला देखेंगे। तो द बिलीफ दैट द मून हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द वेदर एमंग मैनी पीपुल स्टिल एग्जिस्ट द ग्रेट फोर्स, यानी आपका ये सही हो गया। आगे देखते हैं, अगला है 95 से 96 तक के, चूज द अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। देयर इज बोथ स्कैर्सिटी एंड, तो क्या है? कमी है और क्या हो जाएगा? प्लेंटी। इन द, तो कमी भी है और प्लेंटी भी है। अगला देखेंगे, दे गिव मोर इम्पोर्टेंस टू मटेरियल रेदर देन, वो मटेरियल को, धन को ज़्यादा महत्व देते हैं, किसे? स्पिरिचुअल से। तो मटेरियल का अपोजिट स्पिरिचुअल आ गया है इसमें। और उसके बाद में 96 के बाद में 97 वाला देखेंगे, द चाइल्ड वॉज, तो क्या हुआ था? बच्चा पैदा हुआ था, बॉर्न। कैसा पैदा हुआ था? बॉर्न। तो कौन? द ओवरऑल efficiency of a system, the overall efficiency of system, the overall efficiency of a system can be 98 का है, तो 98 में क्या हो जाएगा? नो ग्रेटर देन, नो ग्रेटर देन। 99 में क्या हो जाएगा? चूज द अप्रोप्रिएट नाउन टू फिल इन द ब्लैंक, ऑनर एंड, तो 99 में क्या हो जाएगा? ऑनर एंड सेम, ठीक है, 99 ऑनर एंड सेम, ठीक है, तिरस्कार होता है, सेम मीन्स। उसके बाद में आगे देखेंगे,
100 से लगा के 112 तक देखेंगे क्या है। पहले 100 वाला ही देखेंगे। चूज द अप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म। तो वर्ब की सही फॉर्म भरनी है। तो देखेंगे आई माई कार 3S, एगो शब्द आ गया जिसमें देखें एगो आया है यानी पास्ट इंडिफिनिट है, तो क्या हो जाएगा वॉश्ड हो गया। दूसरा देखेंगे नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड क्या होता है, रिएक्ट्स विद 101 का सी क्रिया करता है किससे, नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद कॉपर टू गिव ऑफ ब्राउन फिल्म्स ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उसके बाद में 102 में क्या कहा जा रहा है, मैनेजमेंट, ठीक है, कैन बी डिफाइंड, कैन बी, डी वाला 102 का डी हो जाएगा। अगला देखेंगे 103 में क्या है, व्हेन शुगर टू ईस्ट, तो शुगर इज एडेड, पैसिव वॉइस में होगा इज एडेड, कोई दिक्कत नहीं इसमें है। जुपिटर अब आगे क्या है, प्लेनेट है तो इज हो जाएगा, कोई आगे देखेंगे। रोबोट्स आर बीइंग यूज्ड इंक्रीजिंगली in industry as they can work on large jobs faster, are more precise and don't tire easily। सी होना चाहिए मेरे हिसाब से। जी हाँ सी ही है, वे थकते नहीं हैं। ये हो गया। अगला 105 तक हो चुके हैं, आगे देखेंगे 106 क्या है, टाइगर इज, तो हंटिंग क्या हो जाएगा, हंटिंग टाइगर्स हो जाएगा, जीरेंट का प्रयोग किया जा रहा है। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम, ध्यान रखेंगे प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा जीरेंट आता है तो स्मोकिंग हो जाएगा। 107 हो गया। और 107 के बाद में 108, जोनाथन इंसिस्टेड ऑन, अभी मैंने बताया था कि वह प्रीपोजिशन के बाद में जीरेंट का प्रयोग होता है तो गोइंग हो जाएगा। द सिचुए द से, फिर आगे है द सैचुरेटेड फैट इन डेयरी फूड इज थॉट, क्या जैसे टू बी, 109 बी है, टू बी ही हो जाएगा, इफेक्टिंग इन हार्ट डिजीज। अगला योर बेटर, तो बेटर हेड बेटर या बेटर के बाद में क्या आता है, एम बी फर्स्ट आती है, या बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। अगला आई हिम फॉर यस, तो आई हैव नोन 111, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम मोस्टली क्या है बहुत से लोगों का सवाल यही क्वेश्चन गलत हुआ कि इसको हम आई हैव नोन फॉर यस है तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। उसके बाद में फिर है इफ ही, तो क्या है भैया कंडीशनल है तो इफ ही के साथ में क्या हो जाएगा राइट्स हो जाएगा। उसके बाद में 113 क्या है, व्हाट इज द सुटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड, तो पोलाइट का इम्पोलाइट होता है तो इसमें डी हो जाएगा। उसके बाद में है अगला देखेंगे द स्टेटमेंट, चुप भाई अभी थोड़ी सी ले लेना, द स्टेटमेंट अभी दे देंगे, ठीक है। द स्टेटमेंट इफ आई टोल्ड यू वंस आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स, अगर मैं आपको मैंने आपको एक बार बताया तो इफ आई टोल्ड यू वंस आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स, बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा गया तो यानी क्या हो जाएगा हाइपरबोली हो जाएगा। बी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला देखेंगे, अगला 15वां क्या है, अब समाप्ति की ओर है। द यूज ऑफ लैंग्वेज टू इवोक ए पिक्चर और ए कंक्रीट सेंसेशन ऑफ ए पर्सन, ए थिंग, ए प्लेस और एन एग्जिस्ट, वो एक्सपीरियंस, ये सीधी बात है, सिंबल है नहीं, एफोरिज्म भी नहीं है, सिमिली भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा इमेजरी हो जाएगा। अगला इट वाज द बेस्ट ऑफ द टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम, तो एंटीथेटिकल आइडियाज हैं तो ये हो जाएगा एंटीथेसिस हो जाएगा। उसके बाद में 117 से 118 तक क्या है,
appropriate conjunction भरना है. Choose the appropriate conjunction from the options given below each of the following sentence. तो क्या है? Many plants can grow in water without any soil. तो soil तो क्या हो जाएगा? As long as. उसके बाद अगला बी, अगला वाला देखेंगे. 18. बेटा शांत रहो. 18 वाले में क्या देखेंगे? बेस. अब इसमें देखिए कहाँ पे है. यहाँ पे बट आल्सो दिया है, यहाँ से पकड़ लीजिए आप. तो जब बट आल्सो दिया है तो ये कहाँ से जुड़ेगा? नॉट ओनली बट आल्सो. ये वाइफ हस्बैंड की जोड़ी है, एक साथ में आती है. तो यहाँ पे आप इस आधार पे देख लेंगे. तो डिस्प्ले डिस्टिंक्ट प्रेफरेंसेस ऑफ कलर बट आर आल्सो सेंसिटिव टू अल्ट्रावायलेट लाइट. उसके बाद में 119 से 23 तक क्या है? चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन. उचित प्रीपोजिशन भरना है दी गए हुए शब्दों में से. तो अगला देखेंगे कहाँ से? 119 से 23 तक. 19 से 23 तक देखेंगे. रुक जाओ भाई, अभी 19 से 23 तक. हाँ अभी आ रहे, चलो अभी आ रहे. 19 में क्या है? एंड एट एग्रीकल्चर स्टेशन मैनी टाइप्स ऑफ ग्रासेज आर ग्रोन वेरियस कंडीशंस. तो क्या हो जाएगा भैया? अंतर्गत होता है तो अंडर हो जाएगा प्रीपोजिशन. द रिवर फ्लोज. नदी बहती है, किसके नीचे बहती है? पुल के नीचे बहती है, अंडर हो गया. फिर उसके बाद में है दीज ऑब्जर्वेशन डू नॉट कन्फर्म टू. 121 कन्फर्म टू. कन्फर्म के बाद में क्या होता है? टू का प्रयोग होता है. फिर उसके बाद अगला देखेंगे आर्ट इज नॉट एन एक्टिविटी एसोसिएटेड टू होता है. आगे देखते हैं टू आता है कि नहीं आता है. तो एसोसिएटेड सॉरी 122 विद, सॉरी एसोसिएटेड टू नहीं होता है, गलत हो गया भाई. एसोसिएटेड विद होता है. अगला आई विल इंट्रोड्यूस यू टू. TO2 हो जाए. इंट्रोड्यूस टू होता है. उसके बाद में 124 अंडरलाइन वर्ड की. इसमें चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द अंडरलाइन वर्ब फ्रेज. रानी सेड दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours व्हेन आई अराइव्ड. तो क्या हो जाएगा भैया? रानी हैड बीन वेटिंग. हैड बीन वेटिंग किसका है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होना चाहिए. 124. तो 124 का बी ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आया. और अब अंतिम सवाल है साथियों, ये हिज फादर इज द चेयरमैन. अंडरलाइन वर्ड चेयरमैन का मतलब. तो इसमें यह कहा जा रहा है कि चेयरमैन का यूज कैसे हुआ, किस तरीके से. सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट है. तो भैया ये ऑब्जेक्ट है. तो साथियों एक प्रयास कर रहा हूँ और ये वीडियो TGT को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. अगर आपको वीडियो ठीक लगे, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट जरूर बताइएगा. आपका अगर कमेंट ठीक रहा तो मैं शाम को दूसरा सेट उपलब्ध कराऊंगा. लेकिन हाँ, एक बार वीडियो 10-5 मिनट देखने के बाद में ही स्किप करिएगा. अगर आपको लगता है कि यूजफुल है तो जरूर देखिएगा और थोड़ा सा मोटिवेट करिएगा. अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जब मैं अगला कोई वीडियो अपलोड करूं वो आप तक मिल जाए. धन्यवाद. आपका साथी विकास मिश्रा.